वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब ये शुरू करते हैं। ये एक इंडक्टर है, ये एक एमीटर है, ये एक एसी सोर्स है, ये बात समझ आ गई। जो भी वोल्टेज होगा वो इसके अक्रॉस ही होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। VL किसके बराबर होता है? L di/dt के बराबर होता है इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होता है। हाँ है ना? क्या बात समझ में आ गई? क्या लिखेंगे इसको? L di/dt किसके बराबर आ जाएगा? E0 इंटू साइन ओमेगा टी। तो di किसके बराबर आ गया? E0/L साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। 0 to I 0 to T I E0/L इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी कर लो, एक ही बात है, वो ज्यादा बढ़िया है। एनसीईआरटी में इनडेफिनेट से करवाए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये आएगा ना, कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आएगा भाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब तुम्हें पता है कि वोल्टेज साइनसोइडली वेरी कर रही है, तो एवरेज वैल्यू इसके अंदर भी जो आई भी है साइनसोइडली वेरी कर रही है, तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए ना। है ना? माइनस आई। तो आई किसके बराबर आएगा? E0/ओमेगा L cos ओमेगा टी आ जाएगा। तो सो दिस इज द करंट थ्रू इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या यहाँ तक बात समझ में? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को भी? यार अगर ई साइनसॉइडली वेरी कर रहा है तो इसकी एवरेज वैल्यू 0, तो अगर इसमें भी इंटीग्रेट करेंगे तो एवरेज वैल्यू सी की 0 या नहीं चाहिए ना? बात समझ में? ये नहीं है? साइन की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0। तो अगर यहाँ पे अगर तू करेगा इसकी एवरेज वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो आई की वैल्यू आई नॉट सी के बराबर थोड़ी आ सकती है। कोई कांस्टेंट चीज तो आ ही नहीं सकती ना आई की एवरेज वैल्यू। अब देखो, आई इक्वल टू I0 माइनस I0 कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। एक्स एल किसके बराबर आ गया?
ओमेगा एल, इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओमेगा आर या ओमेगा एल, सॉरी, ओमेगा एल। क्या बात समझ में आ गई? मेरे को बताओ इसमें कौन सी चीज आगे रहती है? मेरे हिसाब से देखो, जैसे ही तुम स्विच को क्लोज करते हो, ये इनफिनाइट रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आगे रहता है। और करंट क्या होता है? करंट बाद में मैक्सिमम फ्लो करते हैं इसमें, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में ये नहीं है? तो इस केस में अगर मान लो आपके पास ये ई नॉट है, ओमेगा टी, तो आपका करंट पीछे रहेगा। कितना पीछे रहेगा? 90 डिग्री पीछे रहेगा, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में ये नहीं है? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करना चाहो ई और आई का, तो एक चीज देखो, एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो तुम्हें ग्राफ का आइडिया लग जाएगा देखते ही। स्क्रीन शेयर हो गई है। हमें करना है, कॉइल लगानी है इसमें, रीसेट कर दिया, कॉइल लगा दिया और स्टार्ट कर रहा हूँ। करंट पीछे है ना, दिख रहा है? करंट पीछे है 90 डिग्री से, ये वोल्टेज है। समझ में आ रहा है? पक्का? यहाँ पे रेड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ब्लू कलर वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? अब तुम ग्राफ बना सकते हो ना इसका आराम से। अगर मैं वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा इसमें। मेरे कलर चेंज हो गए हैं इसके अंदर बस थोड़ा सा। तो इसके अंदर अगर मैं करंट बनाऊं, हाँ है ना, शुरुआत के अंदर करंट क्या होगा? जब रेट ऑफ चेंज, ये वोल्टेज है। अब देखो, ये जैसे जैसे आगे जा रहा होगा इस टाइप पे करंट तो नेगेटिव ही रहा होगा। इसको यहाँ लेकर चले जाओ, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव में मैक्सिमम आएगी, हाँ है ना? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा इसका। देख लो, इसको देख लो, इसका ये कंपोनेंट, जब ये चीज जीरो होगी तो ये कंपोनेंट नेगेटिव होगा। जब ये पॉजिटिव में बढ़ेगा तो ये नेगेटिव के अंदर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, नेगेटिव में कम होता जा रहा है, हाँ है ना? क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? ग्राफ बनाना आ गया तुम्हें? ये तो एवरेज पावर क्या आएगी? मेरे हिसाब से जीरो ही आएगी। लिख के सॉल्व करने का से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर से आएगा माइनस साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी आ जाएगा इस बार। सेम ही है पहले वाला जैसे ही।
सेम इक्वेशन बनेगी, ऐसी वाली ही इक्वेशन बनेगी, बस माइनस का साइन आएगा एक में, हाँ है ना। तो एवरेज पावर फिर से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या लॉजिक समझ में आ गया? बेटा जी यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? बात समझ में आ गई तो इसको लिख लो, और लिख लो तब बता दो मेरे को, फिर मैं आगे करवा दूं। जब लिख लो तब बता देना मेरे को। देखो फिर से बता रहा हूँ एक बार, एसी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, एसी वोल्टेज लगाई, रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज वही होगा जो अप्लाई किया है, तो वोल्टेज अक्रॉस ये रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। वी आर किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है वोल्टेज जो इसके अक्रॉस होगा, आई आर, तो आई इसके बराबर आ जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसी फेज में इसके थ्रू करंट होगा, ये चीजें बताइए। एवरेज पावर किसके बराबर आती है इसके अंदर, एवरेज पावर आती है इसके अंदर आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस, आया ना। फिर था एसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सिंपल है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज है। इसके ऊपर किसी वो जो वोल्टेज है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो इसके बराबर लिख दिया। डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चार्जिंग, जो कि करंट के बराबर आएगा। यहाँ पे याद रखना इसका एक्स सी किसके बराबर होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी। आई बात समझ में? एवरेज पावर इसका होता है 0, ठीक है। ये रहा, इसके अंदर क्या चीज आगे होती है, इसके अंदर है ना करंट आगे होता है। फिर तीसरा आता है एसी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वही इसके अक्रॉस वोल्टेज ये हो गया। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आई ए आ जाएगा, आई ए आ जाएगा। इसके अंदर कौन आगे होता है, वोल्टेज आगे होता है, और करंट क्या रहता है इसमें पीछे, ये आ गया। एवरेज पावर फिर से 0 है। अब समझ में आ गई बात? अब सुनो ध्यान से, अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। ये तो थ्योरी पढ़ी है ना हमने सारी। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा दो चार, ताकि फील आ जाएगी। ये रेजिस्टेंस है 100 ओम का, ये वोल्टेज सोर्स है,
ये है 200 साइन 100 पाई इंटू टी। मेरे को ये बताओ सबसे पहले, इस सर्किट के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना होगा? मैक्सिमम करंट कितना होगा? 2 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? बोलते जाओ। बिल्कुल। टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है? 100 पाई। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 50 हर्ट्ज। याद रखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग है और फ्रीक्वेंसी अलग है। इसके अंदर रिएक्टेंस कितना आएगा? रिएक्टेंस कितना आएगा इसके अंदर? 2 बाई पाई फेराड है। रिएक्टेंस कितना आएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है? 1/ओमेगा सी। रटना पड़ेगा ये तुम्हें। ओमेगा कितना है और सी कितना है? तो एक्स सी किसके बराबर आ गया? यही आएगा। मैक्सिमम करंट क्या आएगा इस सर्किट में? आई नॉट। मैक्सिमम करंट कितना आएगा? इन्फिनाइट कैसे आएगा यार? ई नॉट अपॉन एक्स ही होता है ना। ई नॉट कितना है और एक्स ही क्या है? अब आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है? कितना आ जाएगा? क्या लॉजिक समझ में आ गया? 4 × 10⁴। तो इसके थ्रू जो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है उसको कैसे लिखोगे? प्लस करूं या माइनस करूं एंगल? इसमें करंट आ गया था ना, तो प्लस पाई बाई 2 लिख दो। ये लो, प्लस बाई पाई बाई 2 का फेज आ गया, प्लस पाई बाई। अब बताना। सॉरी, इंडक्टेंस है। चलो सेम ही चीज कर देता हूँ। अब बताओ। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है? ओमेगा एल होता है। ओमेगा किसके बराबर है? और एल किसके बराबर है? कितना आ जाएगा? 200 ओम। इसके थ्रू मैक्सिमम करंट कितना है?
मैक्सिमम करंट कितना है? 1 एम्पियर। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या है? मैक्सिमम करंट तो आई क्या? प्लस या माइनस? माइनस। कितना एंगल से पीछे रहता है? 5/2 से। अब मेरे को बताओ, अगर ऐसे वैल्यू दी हुई हो तो तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो ना आराम से। सिर्फ एल, सी और आर। एसी सोर्स लगाया सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस, एसी सोर्स लगाया सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस, एसी सोर्स लगाया सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस। हाँ या ना? प्रोबेबली ये तो सबको समझ में आ गया होगा आराम से। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को भी? अब देखो तो आगे की बात। आर्यन अभी तक तो पता ही नहीं चला है, ध्यान ही नहीं दिया इस बात, क्योंकि यही नहीं पता चलता कौन पढ़ रहा है मेरे से और कौन नहीं पढ़ रहा। अब देखो, यहाँ तक देखो ध्यान से। यहाँ तक तो समझ में आई क्या? अच्छी तरह से। अब मान लो दो चीजें एक साथ लग जाए, ठीक है? दो लगाओ या तीन लगाओ, पहले मैं सिर्फ दो चीजें लगाता हूँ। एक तो लगाया मैंने रेजिस्टेंस, एक लगाया कैपेसिटेंस। एक ही करवाऊंगा दोनों से, एक इसी से समझ जाना तुम दोनों, ठीक है? और ये एसी सोर्स, E इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। मेरे को ये बताओ, जो करंट इसके थ्रू जाएगा क्या वही करंट इसके थ्रू जा रहा होगा? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। कुछ ना कुछ एंगल का डिफरेंस तो होगा, क्योंकि इसके कारण 90 डिग्री, इसके कारण से फेज में तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, वो एंगल निकालने हैं। सिर्फ कैपेसिटर होता तो ये क्या होता? 90 डिग्री। सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो ये क्या होता है? 0 डिग्री। अब दोनों है तो कुछ ना कुछ बीच की वैल्यू होनी चाहिए। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? अब ये बताओ, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज किसी भी टाइम पे, क्या ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज ई के बराबर होगी किरचॉफ लॉ से? तो तुम क्या बोलोगे? ई किसके बराबर होगा? वी आर प्लस वी सी। ये क्या चीज है? ध्यान से देखो, इंस्टैंटेनियस ये वाली वोल्टेज, इंस्टैंटेनियस किसी इंस्टेंट पे इसके अक्रॉस वोल्टेज, किसी इंस्टेंट पे इसके अक्रॉस वोल्टेज। ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज इक्वल टू ये वोल्टेज। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? एक बार बताओ, क्या ये इक्वेशन भी सही है क्या? इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज और इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, क्या लगता है ये चीज भी सही है क्या? फर्स्ट तो सही है।
सेकंड की बात बताओ, सेकंड गलत है, ठीक है। क्यों गलत है वो मैं एक ही बार में बता दूंगा तुम्हें। एक चीज सोचो, जब ये वोल्टेज मैक्सिमम होगी, हाँ या ना, जब ये वोल्टेज मैक्सिमम होगी, ध्यान से देखो, वो तभी होगी जब इसके थ्रू करंट मैक्सिमम होगा। सही बात है। इसके अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम कब होगी? जब इसके थ्रू करंट मैक्सिमम होगा। क्या इसके अक्रॉस भी वोल्टेज मैक्सिमम तभी होती है जब इसके थ्रू करंट मैक्सिमम होता है? नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो अगर इसके थ्रू करंट मैक्सिमम है, उस टाइम पे इसके भी थ्रू करंट मैक्सिमम, क्योंकि दोनों सीरीज में है। लेकिन इस टाइम पे इसके अक्रॉस वोल्टेज तो मैक्सिमम है, लेकिन इस टाइम पे इसके अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम नहीं है, हाँ या ना? बात समझ में आई नहीं? इसका मतलब इसका मैक्सिमम प्लस इसका मैक्सिमम इसके मैक्सिमम के बराबर नहीं आएगा ना। मेरी बात समझ में आई नहीं? एक साथ ही मैक्सिमम नहीं होंगे। और अगर ये मैक्सिमम और ये एक साथ मैक्सिमम नहीं हो रहे तो इक्वेशन भी सही नहीं है हमेशा के लिए। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो अब मेरी बात सुनो, इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आएगी? इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या कितनी आएगी? हाँ या ना? इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी? एक्स ही किसके बराबर होता है? 1/ओमेगा c। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये वोल्टेज मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज जिसके अक्रॉस है, मैक्सिमम वोल्टेज जिसके अक्रॉस, है ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना एक बात। मान लो ये I0 है और ये एंगल है Ωt+φ। समझ में आई बात? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस, आगे रहती है पीछे रहती है करंट से? करंट तो दोनों के थ्रू सेम ही जा रहा होगा। इसका ये कंपोनेंट ले लो, I0 sin Ωt+φ आ जाएगा, हाँ है ना? मैं ये कहता हूं कि मेरे को ये बताओ, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो आगे रहता है पीछे रहता है? पीछे रहता है। ये 90 डिग्री से पीछे। रेजिस्टेंस के थ्रू जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट से आगे रहता है पीछे रहता है? सेम ही रहता है। ये बात समझ में आई है नहीं? इसकी जो इंस्टैन्टेनियस वैल्यू है, इसकी जो इंस्टैन्टेनियस वैल्यू है इसके अक्रॉस, वो यही वाली आई।
ये वाला कंपोनेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसका ये वाला कंपोनेंट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बड़ा कर दो यार ये लो, बस अब ठीक है। इसका कंपोनेंट ये होगा जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हाँ या ना? तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का जो सम होगा वो क्या होगा, ई होगा। ये इक्वेशन तो कर ही ली, हाँ या ना? तो एक्चुअली जो नेट वोल्टेज होगी ना वो ये होगी, ये आपकी नेट वोल्टेज है, ये आपका ई नॉट आ गया, और ये वाला एंगल आ गया आपका ओमेगा टी, और ये एंगल आ गया आपका फाई। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? तो एक चीज समझ लो तुम, देखो मैं इसको फिर से बना रहा हूं। मैंने ये कहा जो कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, इन दोनों का रिजल्टेंट लगाओगे तो वो इसका ये वाला वोल्टेज आ जाएगा ना अप्लाइड वोल्टेज के बराबर, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू इसकी इंस्टेंट, ये सम इसका ये सम, हाँ या ना? तो इसके इस सम के बराबर आ जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ देखो, दोनों के थ्रू करंट सेम जा रहा है, ये एंगल कितना बोल दिया, अब समझ में आ गई बात, यहां तक बात समझ में आ गई। ये क्या आ गया, वी आर नॉट, जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस मैक्सिमम सेम ही फेज में रहेगी जो करंट है। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, इसका ये वाला कंपोनेंट आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हाँ या ना? वी सी नॉट ये है, वोल्टेज पीछे रहता है कैपेसिटर के अंदर, करंट आगे रहता है, ये 90 डिग्री है, हाँ या ना? वोल्टेज अक्रॉस इसकी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू क्या है, इसका ये वाला कंपोनेंट, हाँ या ना? दिस इज वी आर। ये वाला वोल्टेज क्या है, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये क्या है, वी सी। अभी भी नहीं है बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई। इंस्टैन्टेनियस इसका प्लस इसका सम किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं यही तो कह रहा हूं यार। तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये हाइट किसकी आ जाएगी, ई के बराबर आ जाएगी। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ई नॉट, तो और ये क्या होना चाहिए, ओमेगा टी। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी ई के बराबर आ तो रहा है, हाँ या ना? तो ये है क्या एक्चुअली, ये क्या चीज बन रही है, इसका और इसका वेक्टर सम नहीं बन रहा। इंस्टैन्टेनियस वैल्यू से आइडिया नहीं लग रहा मेरे को।
अभी भी नहीं आई बात समझ में? आर्यन अनम्यूट किया, बोल। बेटा आवाज नहीं आ रही तेरी। वॉल्यूम तो फुल कर रखी है मैंने। रिजल्टेंट, हाँ तो इस इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज क्या है? इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज ये इन दोनों का सम क्या आएगा? इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज जो अप्लाई हुआ है, ये इक्वेशन तो तुमने कहा ही ना सही है, तो ये तभी तो सही होगी ना जब ये वाली चीज होगी। ये देखो, अब ठीक है। अब ठीक है। खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, दिमाग खराब करने वाला कॉन्सेप्ट है ये। इंटरप्रेट होना ही मुश्किल होता है। मैं तभी तो कह रहा था यार, इसके लेक्चर मत मिस करना, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। इसको भी तुम वापस बार बार पढ़ोगे, दो चार क्वेश्चन करोगे ना, तभी दिमाग में बैठेगा। अब देखो एक बहुत बढ़िया चीज है, ये रिलेशन मेरे को सही लग रहा है। ये वी आर नॉट है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ई नॉट के बराबर है। वी आर नॉट का स्क्वायर वी सी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? ई नॉट का स्क्वायर। हाँ है ना? ये रिलेशन तो समझ में आ रहा है तुम्हें? पक्का? यहां तक लिख लो। लिख लिया तो आगे बताऊं? अगर लिख लिया तो आगे बता दो। चलो लिख लिया है। ये बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई तुम्हें? यहां तक तो समझ में आएगा तुम्हें? सही बात है। ये भी तुम्हें पता है, वी आर नॉट किसके बराबर है? आई नॉट इंटू आर। वी सी नॉट किसके बराबर है? आई नॉट इंटू एक्स सी। हाँ है ना? ई नॉट किसके बराबर है? आई नॉट इंटू जेड। जेड क्या है? अभी पता चल जाएगा क्या है। ई नॉट कैसे ले सकता हूँ? आई नॉट इंटू जेड। वी आर नॉट को आई नॉट इंटू आर। वी सी नॉट आई नॉट इंटू एक्स सी। इस पूरे में से क्या चीज गायब हो जाएगी? आई नॉट क्या आ जाएगा ये? जेड स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर। जेड कुछ ऐसे नहीं लग रहा कि कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप आ रहा है इस सर्किट का। वो जो सर्किट बनाया था अभी, इसका कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप आ रहा है, हाँ या ना? इसको बोलते हैं इम्पेडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इम्पेडेंस। हाँ या ना? तो अब आई नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई नॉट की वैल्यू सिंपल ही है, ई नॉट बाई जेड होती है। हाँ या ना?
आई नॉट की वैल्यू पता चलेगी, कैसे निकालते हैं? और एंगल कैसे निकालेंगे? तुम्हें ये तो पता चली गया, ई नॉट है, वी आर नॉट है, वी सी नॉट है, कुछ ऐसा ही बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा। ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ना, ये फाई है, क्योंकि करंट इसी के अलोंग होता है, आई नॉट। वोल्टेज के साथ जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है ना, और करंट थ्रू द पूरे सर्किट के थ्रू जो करंट जा रहा है, वो दोनों सेम फेज में होते हैं। तो आई नॉट और ई नॉट के बीच का एंगल आ गया, तो टेन फाई किसके बराबर आ जाएगा? वी सी नॉट अपॉन वी आर नॉट, हाँ है ना? दैट इज फाई इक्वल टू टेन इनवर्स आई नॉट गायब हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? एक्स सी अपॉन आर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? अब ये एंगल आगे होता है पीछे होता है, अब तुम्हें ये पता है कैपेसिटर में करंट आगे होना चाहिए, रेजिस्टेंस थोड़ा सा पीछे खींच लेगा इसको। कैपेसिटर में क्या होगा? करंट आगे होगा, ये मान लो ई नॉट है, कैपेसिटर में करंट आगे होता है 90 डिग्री से, रेजिस्टेंस इधर होता है, तो थोड़ा सा खींच के पीछे लेके आ जाएगा, तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, हाँ या ना? तो करंट आगे रहेगा, तो इसलिए प्लस फाइव है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, अगर मान लो मैं एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर लगा दूं और सेम सर्किट है, तो देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले इसका जेड क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो आ जाएगा सीधा। आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई नॉट बाई जेड, दैट इज, क्या ये बात समझ में आ गई? आई नॉट की वैल्यू, हाँ है ना? एंगल क्या आएगा दोनों के बीच में? ये आर ले लो, ये एक्सएल ले लो, क्योंकि आई नॉट इंटू आर वो ही आ जाएगा, और ये जेड आ जाएगा, इसको इम्पेडेंस ट्राइंगल बोलते हैं, तो ये फाई आ जाएगा। आर का स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर इक्वल टू जेड का स्क्वायर, तो फाई किसके बराबर आ जाएगा? क्या बात समझ में आ गई? अब करंट इसमें आगे रहेगा पीछे रहेगा? पीछे ही रहेगा, कितने एंगल से? फाई से पीछे रहेगा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, फाई यहाँ से आ ही जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया बेटा जी? लॉजिक समझ में आ गया सबको? बेसिक बेसिक बात समझ में आ गई? बेसिक बेसिक बात समझ में आ गई तो लिख लो। सेम ही चीज है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, सेम ही तो चीज है, ये वोल्टेज वाले से कर लो चीज, मैंने तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया ना, पहले आर सी सर्किट था, इस बार आर एल है, सेम ही तरीके से तो होगा, वोल्टेज से कर लो, मैंने तो डायरेक्ट रिजल्ट स्टेट कर दिए, हमारे काम तो यही आने एट द एंड ऑफ द डे। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, इसमें इंपेडेंस निकालेंगे, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ या ना? इसको बोलते हैं इंपेडेंस ट्राइंगल, क्या बोलते हैं इसको? फाई निकालोगे तो करंट और इसके बीच का आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है जो रेजिस्टेंस होता है उसी फेज में करंट होता है। बस लिख लो इसको, बढ़िया से नोट्स की फॉर्म में लिख लो इसको।
गड़बड़ नहीं हुई थी, फिर एलसीआर सर्किट में एकदम इसके जैसा ही। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो एलसीआर सर्किट सीधा बता देता हूं मैं। एल सी और आर, ध्यान से देखना, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त है एकदम। अब सुनो, सीधा फेजर डायग्राम बनाओ। ये बताओ सबके थ्रू करंट तो सेम ही होगा? इसी से सॉल्व कर दूंगा सारा का सारा, क्यों बार बार में सॉल्व करना है ना? मान लो आपके पास ये आई नॉट है और ये एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फाइव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? ये बात बताओ, इसके थ्रू जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी वो आगे होगी या पीछे होगी इंडक्टर के अंदर? वोल्टेज इससे 90 डिग्री आगे होगी। कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज क्या होगी, आगे होगी या पीछे होगी करंट से? और रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज आगे होगी या पीछे होगी? इन तीनों वेक्टर का सम कैसा आएगा? इफेक्टिव ये लेंथ आ जाएगी वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट, हाँ है ना? क्या बात समझ में आई सबको? दैट इज ये वाला कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इन दोनों का सम देखना अपने को।
तो ये आ जाएगा आपका ई नॉट। क्या बात समझ में ये नहीं? तो इस बार ई नॉट किसके बराबर आएगा? देखो फिर से इंपेडेंस ट्रायंगल बनेगा इसका। तो ये तो हो गया वी आर नॉट, ये क्या आ गया वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट, और ये क्या आ गया ई नॉट। ये आ गया दोनों के बीच का एंगल फाई, है ना? तो वो तुम खुद समझ जाओगे, प्लस फाई या माइनस फाई तुम देख लेना, ठीक है? तो ई नॉट का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट, है ना? तो ई नॉट किसके बराबर आएगा? अंडर रूट वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट का स्क्वायर। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? बिल्कुल पहले की तरह ही है, बस इसमें एक वोल्टेज पीछे होती है, बस सम करोगे तो इस बार इस वेक्टर में से माइनस हो जाएगा। क्या चेंज है? कोई चेंज नहीं है, है ना? इसको आई नॉट और जेड की फॉर्म में लिखोगे तो इसको ऐसे आ जाएगा। ये इम्पेडेंस आ गया इसका, ये एंगल क्या आ जाएगा? यहां तक समझ में आ गया? तो इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा? ये आई नॉट आ जाएगा, और ये एंगल आई गया दोनों के बीच का। प्लस फाइव या माइनस फाइव देख के आपको आइडिया लग ही जाएगा। एक्सएल आएगा ये वाला क्या? यार ये तो एक्सएल नॉट तो कुछ होता ही नहीं है, एक्सएल ही होता है, एक्सएल नॉट तो कुछ होता ही नहीं आ रहे। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड ही है। अब मैं ये दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है? होते हुए दिखाता हूँ ये सारा का सारा। स्क्रीन शेयर हो गई है। अब ये चीज देखो, अगर मैं एक्सएल की वैल्यू बढ़ाऊं तो ये वेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? ये वाला देखो, देखो इसकी वोल्टेज बढ़ा दे, ये फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं मैं इस केस में, ठीक है? अब देखो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है। एल बढ़ाओगे तो देखो रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस देखो, समझ में आ रही है बात? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से होता है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बढ़ता है। तो इंडक्टर क्या करता है, चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, तो ज्यादा अपोज करेगा, ज्यादा रेट से करंट चेंज और वोल्टेज करंट चेंज होगा। तो हाँ या ना? देखो क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक खास बात देखो, वोल्टेज दोनों के अक्रॉस जस्ट अपोजिट फेज में, देखो। ओहो बड़ा खतरनाक ग्राफ है, इक्वेशन देख लो।
यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं देखो इस सारे ग्राफ को मर्ज कर देता हूँ। ऐसा ही ग्राफ बनाया था हमने, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और अब इन तीनों का ग्राफ देखो, ग्राफ कैसे बनेगा देखो। ये हर एक के अक्रॉस वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, और रेड वाला करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी है, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही करंट होता है। हाँ या ना? ऐसे फील आ गई एकदम अच्छे से? ये देखो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ग्रीन और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमेशा जस्ट आउट ऑफ फेज होते हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। बिल्कुल अपोजिट ही चलेंगे। एक्सी की वैल्यू बढ़ाऊं तो क्या होगा? घटाऊं तो क्या होगा? अब तुम खुद भी सोच सकते हो क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि एक्स सी किसके बराबर होता है? 1/ओमेगा सी। सी की वैल्यू घटाओगे तो ये क्या करेगा? इसका रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आई नॉट इंटू एक्स ही होता है। देखो ऐसे एक्सएल की वैल्यू बढ़ाऊं तो देखना ग्राफ वैल्यू मैक्स ज्यादा हो गई, पीक वैल्यू इसकी। हाँ है ना? ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तुम्हें समझ में आ गया ये? कोई भी सर्किट हो, नेट जेड निकाल लो, आई नॉट निकाल लो, फाई निकाल लो, करंट और इनके बीच का एंगल इससे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अगली क्लास के अंदर इसका लास्ट लेक्चर होगा एसी का। एसी यहाँ तक समझ में आ गया सबको? एनसीईआरटी से रीडिंग लगाना तुम। एसी सबको समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का? एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लेना, कोई डाउट हो तो बोलो तुम। ये तो चलते हुए दिखा दिया मैंने। वो प्लस माइनस डिपेंड करेगा। तुम एक चीज खुद सोचो ना, अगर मान लो इंडक्टर ज्यादा, एक्सी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो एक्सी में क्या आगे चलता है? करंट। तो प्लस 5। और एक्सएल ज्यादा होगा तो करंट क्या चलेगा? पीछे। तो -5। समझ में आ गई बात? और एक्स ही एक्सएल के बराबर आ जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कौन डोमिनेट कर रहा है? इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है या कैपेसिटर? इंडक्टर डोमिनेट करेगा तो करंट पीछे चलेगा अप्लाइड वोल्टेज से। कैपेसिटर डोमिनेट करेगा तो करंट आगे चलेगा। अभी भी नहीं बात समझ में? अरे तो कैसा लगा? क्या समझ में आया तुम्हें? बढ़िया एकदम। बेटा आज ही इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, वरना फिर ये समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे बहुत जल्दी। ठीक है? इसकी लाइन बड़ी कम है अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो। ओह, अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। आज के लिए इतना ही काफी है। इस चैप्टर की यही की प्रॉब्लम है कि आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे इस चैप्टर को। अगर आप खुद पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे तुम कभी।
50-50% है। चलो बच्चों, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।